झूठों की महफिल में मैं सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था, मैं अपने जख्म खोल बैठा। मतलब इज्जत बचा के मुझे भागना पड़ा था। दो वाकया हुआ था मेरे साथ। आपको इस इंडस्ट्री में रहना है तो कौन ऐसी ताकत रखनी पड़ेगी? लड़कियों के अंदर जो है सिक्स सेंस ऑलरेडी होता है मर्दों को समझने का। मैं उन लड़कियों को ये कहना चाहूँगी, एक्टर बनने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के भाग के कभी ना आए। किसी की बुरी बातें लग गई हैं या छू गई, आप उसको दिल में रखो ही मत। इससे उसको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो अपने एटीट्यूड में होते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास मिलियंस फॉलोवर्स है, यू नो। सही और गलत में अच्छे लोग, उनको चुनना, उनको जानना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। कंप्रोमाइज वर्ड, इसको आप किस हद तक मानती हो कि ये सही है, या आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? जिस कनेक्शन के थ्रू आई थी उसी ने मेरे को बांध दिया था एक्चुअली। Who are you? You know, like करीना कपूर वाला। कौन है ये? यादाओं के तो दीवाने हो गए हम। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस से। मैं एक्ट्रेस नहीं, इसके साथ और भी कुछ वर्ड जोड़ता हूँ, प्रोड्यूसर, मॉडल, राइटर। आज हम इनकी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे और जानेंगे किस किस कठिनाइयों का सामना करके ये एक छोटे से शहर से लेके यहाँ तक आई और अपनी मंजिल की उड़ान को एक ऊंचे मकाम तक लेके गई। मैं बात कर रहा हूँ एक्ट्रेस, मॉडल, प्रोड्यूसर, राइटर शिरीन परवीन खान। स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत शुक्रिया प्रिंस, आपने इतने प्यार से मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट में। सो वेरी थैंक यू। बिहार के एक छोटे से शहर से लेके यहाँ तक की जर्नी, कैसे आपने सोचा मुझे इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना है? मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ और मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। एक कहानी तो बहुत लंबी है, बस मुझे सामने से कुछ ऑफ़र आए थे बिहार में ही भोजपुरी फिल्म के लिए, और मैंने वो एक्सेप्ट किया और मैंने वो कर लिया था। और उसके बाद मुंबई आए और बाकी चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं। मेरे मन में एक सवाल, अभी बहुत सारे सवाल है, लेकिन एक सवाल सबसे पहले है कि आप जैकलीन की कॉपी लगती हैं क्या आपको? क्योंकि ऑडियंस में आपको बता रहा हूँ, ये जैकलीन को ही मैं लेके आया हूँ यहाँ। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताइए जो कि आप गई और एवरीवन से आओ? जैकलीन का मैं बताती हूँ कि जब से धन्नो गाना जो आया था ना जैकलीन का, तो उसके बाद से ही कम लोग जानते थे, और उसके बाद से ही जितने लोग जानते थे उन लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया था। और जब जैकलीन की मर्डर 2 मूवी जब लगी थी, तो उस वक्त मैं बिहार में पटना में थी, मैं मोना थिएटर में लगी थी और मैं गई थी फिल्म देखने के लिए। जब फिल्म देख के जब मैं वापस आ रही थी और मैं पार्किंग में खड़ी हुई थी, मेरा फ्रेंड गाड़ी लेने के लिए गया हुआ था, तो बिहारी लैंग्वेज में मैं आपको एक चीज़ें बताती हूँ कि ये सारी भीड़ जब निकल रही थी ना गेट से, और मैं यहाँ पे खड़ी होकर वेट कर रही थी गाड़ी का, तो सारे सब निकल के बोलते, रे 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 देख, यही वही हीरोइन यहाँ हो, यहाँ खड़ी हो, ये लो रे ये। तो ये है बिहारी लैंग्वेज। जैसे कोई बड़ी चीज़ों को किसी को देख ले, सेलिब्रिटी को, तो वो लोग, उनका रिएक्शन ऐसे होता है। और मैं थोड़ी डर गई थी एक्चुअली, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे हैं ना कि अगर सेलिब्रिटी को किसी को देख लो तो वो लोग ऐसे झपटने लग जाते हैं। अब मैं बिहार से हूँ, लेकिन चीज़ें जो हैं तो मैं तो वो कहूँगी एक्चुअली। तो ये इंसिडेंस सबसे पहले हुआ था मेरे साथ। और बाद में तो हर कोई, जैसे मुंबई आए तो हर कोई, हे जैकी, जैकलीन, तुम जैकलीन लगती हो। तो बहुत लोगों ने तो मेरा नंबर भी जैकलीन के नाम से सेव किया हुआ है। कब जो मुंबई में आए तो क्या कुछ स्ट्रगल रहा, या फिर कोई कनेक्शन के थ्रू आपका काम मिलता रहा? कनेक्शन के थ्रू तो मैं आई थी एक्चुअली, लेकिन स्ट्रगल जिस कनेक्शन के थ्रू आई थी उसी ने मेरे को बांध दिया था एक्चुअली। उसने कैद कर लिया था मुझे। अच्छा। तो इट्स लाइक कि मेरे को 1.5 साल तक ना मुंबई में मेरे को कैद करके उसने रख लिया था। वो कहीं जाने नहीं देता था मुझे, ऑडिशंस वगैरह के लिए मिलने नहीं देता था। उसने मेरे को बांध के रख लिया था, मेरे को खिला खिला के वेट ज़्यादा मेरा गेन करवा दिया था। तो वन डे मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं शॉपिंग करने मॉल में आई थी, ग्रॉसरी शॉपिंग, नॉट फॉर माई क्लोथ्स एंड सैंडल्स, शूज़, यू नो।
तो जब वहाँ पे एक फ्री वाला जो चेकअप होता है मॉल वगैरह में, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडमली चली गई। मैं कहा देखूँ मेरा वेट कितना हो गया, तो मैंने देखा कि 72 kg मेरा वेट हो गया है। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि मुझे अभी किसी की नहीं सुननी है, मुझे अपने आप पे काम करना है, और जिस काम के लिए मैं मुंबई में आई हूँ उस काम के लिए आगे बढ़ना है, ढूंढना है, खोजना है, निकलना है, और उसी पे ही काम करना है। और वो मैंने, बाकी बोलते हैं ना मैंने उस दिन बगावत किया था एक्चुअली। जैकलिन जी, अरे मैंने मिस कर दिया। ओ शिरीन जी, पता नहीं आपके सामने बैठ रहा हूँ तो मुझे जैकलिन की फीलिंग आ रही है। मेरा इतना प्यारा नाम है शिरीन, ये पैदाइशी नाम है मेरा, मुझे पसंद है मेरा नाम। शिरीन जी, ये बताइए कि ये इंडस्ट्री में जो आप आए, इसके पहले की कुछ स्टोरी है तो बताइए। एक बहुत ही अलग सी स्टोरी है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी तो मैं वहाँ पे पटना में, आपने सुना होगा कि मार्केटिंग सेलिंग करते हैं डोर टू डोर। तो मैं एक्चुअली मैं सेल करती थी पेस्ट और साबुन। एक थैला होता था, उस थैले में मेरा पूरा वो सामान होता था, पेस्ट और साबुन ये चीज़ें होती थी। और मैं हर दरवाजे पे जाके, घर के दरवाजे पे जाके मैं वो चीज़ें बेचा करती थी। और वहाँ से रिजेक्शंस, नहीं चलो जाओ हटो, कोई ठीक है, अरे हाँ पेस्ट है कि नहीं है, साबुन है कि नहीं है, ख़त्म हो गया, ला ये दे दीजिए एक ठो। तो कोई लोग इस तरह से खरीद लेते थे, कुछ लोग ऐसे भगा देते थे। सो एक बहुत अच्छी एक ये है इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था कि कड़ाके की धूप में एकदम, आई थिंक जून या जुलाई ऐसा कुछ था, बिहार की बात है, पटना की बात कर रही हूँ मैं ये। तो मैं बेचने के लिए निकली, एक बिल्डिंग थी, तो मैं हर फ्लोर पे अपना बेल बजाते हुए जा रही थी मैं। तो मैंने एक फ्लैट में ऐसे बेल बजाया, तो एक आंटी निकलती हैं, एकदम एक आंटी निकलती है। मैं बोली, मैं आंटी ये देखिए मैं ये साबुन और पेस्ट बेच रही हूँ, प्लीज़ ले लीजिए ना। तो बोलती हैं कि, ऐसे देखा उन्होंने मेरी तरफ एकदम प्यार से, और कि इतना तरस आ रहा था ना उसको मेरे पे कि मैं देख के ना ऐसे हो गई। मैं कहा हाय रब्बा, ये आंटी क्यों देख रही मुझे। कहती बेटा इधर आओ, पहले तुम अंदर आओ, बैठो, यहाँ पानी लाते हैं आपके लिए, आराम से बैठो। पानी लाई बेचारी, कोल्ड ड्रिंक दिया मेरे को पीने के लिए। जब मैं पी के ऐसे सांस मैंने जब भरा, ठंडी सांसें, तब बोलती है, अब बोलो बेटा क्या बेचने आई थी तुम, क्या बेच रही हो, दिखाओ हमको। तो मैं बोली, मैं कहा देखिए हम पेस्ट और साबुन बेच रहे हैं, ऐसे ऐसे, इसमें ये खूबी है, स्पेशलिटी है, तो प्लीज़ आप ले लीजिए ना। तो कहते बेटा इतनी दोपहरिया धूप में हम लोग साला दरवाजे से बाहर नहीं निकलते हैं, और तुम धूप में बेटा घूम घूम के तुम बेच रही हो, कितना पैसा मिलता है। तो मैं एकदम एक्चुअली रोने लग गई थी वहाँ पे उस आंटी का प्यार देख के ना। सो आई वॉज क्राइंग एक्चुअली। तो ऐसी चीज़ों में होती हैं चीज़ें। तो मुझे वो चीज़, कुछ लोग हैं बहुत अच्छे हैं कि पहले आपको पानी पिला के, इज्जत दे के सामान खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब देखना भी नहीं चाहते हैं, भगा देते हैं। तो पहले मैं ये सब इस तरह की चीज़ें, ये जॉब वो जॉब, मार्केटिंग में यही करती थी एक्चुअली। और बाद में ये सफ़र शुरू हुआ मेरा। ये आपकी ये स्टोरी सुन के बहुत इंस्पायर करने वाली स्टोरी है। एक ऐसी लड़की मार्केटिंग कर रही थी और वहाँ से लेके यहाँ तक आई, इनकी उड़ान सैल्यूट है। शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि जो नए बंदे अगर ये इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, ख़ासकर लड़कियाँ एक्ट्रेस बनने के लिए आती हैं, मॉडल्स बनने के लिए आती हैं, फिल्मों में, सीरियल्स में, एड्स में काम करने के लिए आती हैं, कुछ आप उन्हें टिप्स दे पाएँ, क्योंकि आपने भी एक इतना लंबा जर्नी तय किया है। क्या स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, और अगर आपको इस इंडस्ट्री में रहना है तो कौन ऐसी ताकत रखनी पड़ेगी? सबसे पहले तो मैं उन लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि एक्टिंग करने के चक्कर में, एक्टर बनने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के भाग के कभी ना आए, भाग के कभी ना आए। आप अपनी बात रखिए अपने घर में कि हाँ मुझे एक्टर बनना है, मुझे मुंबई जाना है। आप उनको मनाइए, आप उनको अपना हक बताइए कि मेरा हक है, जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मैं कर सकती हूँ, आप मुझे मना मत कीजिए। आप
है ना। सबसे पहले तो काम आपको उन लड़कियों को, उन लड़कों को ये करना पड़ेगा कि आप राज़ी करके उनको अपना हक बता के ही यहाँ मुंबई आइए और एक्टर बनिए, एक्ट्रेस बनिए। और यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ लड़के भाग के आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती हैं। फिर वो जब कुछ नहीं कर पाती हैं तो शायद बहुत कुछ करने लग जाती हैं, कुछ और ही रास्ते चली जाती हैं लड़कियाँ, जो कि वो लोग खुद पछता रही होती हैं और फिर बोलती हैं कि हम घर किस मुंह से जाएं। उन्होंने वो डोर को भी बंद कर रखा है। हाँ, तो आप ना अपने घर का दरवाज़ा कभी बंद मत होने दीजिए। आपका जो होम टाउन है, आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो जगह जहाँ पैदा हुए हो, जिन्होंने आपको पैदा किया है, पाल के बड़ा किया है जिन्होंने, तो आप वो दरवाज़ा बंद करके मत आइए। अब सबसे पहले तो मेरा यही कहना होगा उनके लिए। और जब यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सब्र रखना बहुत ज़रूरी है और सही और गलत में अच्छे लोग उनको चुनना, उनको जानना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। तो इसको जानने समझने में एक्चुअली में बहुत वक्त निकल जाता है यहाँ मुंबई में। और जब ये बहुत वक्त निकल जाता है तो उस बीच में बहुत सारी ऊटपटांग चीज़ें हो जाती हैं उनके लाइफ में, जो वो लोग कभी चाहते भी नहीं थे, ना चाहे थे, ना सोचे थे एक्चुअली। ये जो वर्ड कंप्रोमाइज़ वर्ड, इसको आप किस हद तक मानती हो कि ये सही है, या आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? इंटरेस्टिंग, गुड क्वेश्चन। ये सवाल सभी के मन में रहता है और ये सवाल जायज़ भी है एक्चुअली। सो मेरे साथ मैं आपको फर्स्ट आपको बताती हूँ कि जब मैंने अपने आप को ग्रूम किया, तैयार किया ऑडिशंस और मीटिंग्स वगैरह के लिए, जब मैं आना जाना शुरू किया मैंने, तो मुझे जब पहली फिल्म मिली थी तो मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ था उसमें। मेरे को ये नहीं बोला गया था कि हाँ आपको कंप्रोमाइज़ करना है। बहुत अच्छा साफ़ सुथरी कास्टिंग थी और फिल्म हमने की। वो फिल्म का नाम है क्रेज़ी लम्हे, जो गुजरात में शूट हुआ था। और एक लड़का था, जब मैं मीटिंग करके आ रही थी न्यू महाड़ा से नीचे उतर रही थी और मैंने बड़ा सेक्सी वेक्सी सा ड्रेस पहना हुआ था, एकदम फुल हीरोइन मटेरियल एकदम ऐसे, क्योंकि मैं वैसे ही रेडी हो गई। जब मुझे पता चल गया कि मुझे हीरोइन बनना है तो मैं हीरोइन बन के ही निकलती थी। मैं फिर चाहे उस वक्त मैंने काम किया था या नहीं किया था, पता चल गया था कि अपने आप को कैसे तैयार करके रखना है। तो एक लड़का था नीचे, उसने मेरे को बोला था, उसका नाम अमजद है, तो उसने बोला था मेरे को आप एक्टर हो क्या? तो मैंने ना उसको एक ऐसा लुक दिया, Who are you? You know, like करीना कपूर वाला कौन है ये? ये उल्टा होगा कि किसने मुझे मुड़ के देखा नहीं, ये तो मुझे एक्सक्यूज भी कर रहा है। तो ऐसा हो गया था। तो मुझे ना इस तरह के लोग ऑलरेडी पहले मिल चुके थे। आप एक्टर हैं, आप एक्टर हो, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको ये इस चीज़ के लिए कास्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको स्टार बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं तो मुझे ऐसे लोग बहुत टकराए हुए थे, तो मैंने उसको बहुत हल्के में लिया। मैं क्या व्हाट? तो इस कि नहीं, मैं ना एक्चुअली एक फ़िल्म की कास्टिंग कर रहा हूँ, तो आप ना एकदम फिट बैठ रही, मुझे ना अभी तक मिल नहीं रही थी आपकी जैसी लड़की। और अब गलत मत समझिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं एक्चुअल में फिल्म की कास्टिंग कर रहा हूँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और एक्चुअल में फिल्म बनने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ अगर बुरा ना माने तो मैं नंबर दे दीजिए और शाम को 7 बजे मीटिंग रखता हूँ मैं कैफ़े में। ये अपना मीरा बिल्डिंग CCD, यू नो, फेमस इन ओशीवाड़ा, आपको पता ही होगा। सारी फिल्में यही बनती थी एक्चुअली। तो फाइनली वहाँ पे मीटिंग हुई और जेन्युइन मुझे लगा, और वहाँ पे मुझे 21,000 रुपये मुझे साइनिंग अमाउंट मिला। वो पेपर वगैरह वो लोग सब लेके आए थे, सब पढ़ लिया और 4 दिन के बाद मैं शूटिंग के लिए चली गई थी। और हाँ, एक चीज़ और कॉम्प्रोमाइज़ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ में वैसे देखा जाए तो मुझे कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं, ऐसे मुझे नहीं मिला है ज़्यादातर। बहुत 1-2 चीज़ें हुई हैं, लेकिन हाँ शुरुआत में नहीं हुआ है। एक मैं फ़िल्म कर रही थी चंबल की घाटी के ऊपर, एक फ़िल्म बन रही थी। तो किसी ने, जिसने मेरे को कास्ट करवाया था, वो भी न्यू महाड़ा में ऑफिस था उनका सर का, वो बिहार के हैं वो सर जो डायरेक्टर थे। अच्छा। मैं नाम नहीं लूँगी उनका। तो जब फिल्म साइन वाइन सब हो गया था, हमने नरेशन थोड़ा हमारा ये भी हो गया, सारे कास्टिंग को बैठा के, हाँ
हमारा ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, थोड़ा रिहर्सल वगैरह भी हो गया था और कॉस्ट्यूम ट्रायल वगैरह ये सब चीज़ें हो चुकी थी, सब लॉक हो चुका था, एग्रीमेंट ये वो सब लॉक हो चुका था। सिर्फ इतना था कि कौन से फला दिन पे हम लोग जाने वाले हैं। तो अचानक से जो है डायरेक्टर मुझे शाम को मुझे फ़ोन करता है, बोलता है कि शिरीन आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ज़रूरी। तो मैं अपने 2 दोस्तों के साथ घूम रहे थे, तो उस वक्त मैं थोड़ी मस्ती ज़्यादा करती थी। अपना शाम हुआ, वही गाड़ी में निकल गया दोस्तों के साथ, अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा ये वो सब, तो वैसा था माहौल। तो मैंने उसको बोला 7:30 है, ऐसा कुछ 8 बज रहा था। तो मैंने अपने दोस्तों को मैं कहा यार ये तो इस टाइम पे बुला रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये वैसे ही से मुझे पहले से लाइन वाइन मारता है ऐसा, तो मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो बोलता है अरे नहीं, क्या कर लेगा ये, हम है ना। तो मैं कहा अच्छा सुनो, तुम लोग ना गाड़ी लेके नीचे रहना, मैं ऊपर जाती हूँ, देखो फिल्म अभी कर रहे हैं तो अब बोल रहा है तो क्या पता कुछ ज़रूरी बात हो, तो मैं क्या वैसे भी कहीं कुछ मैं मिस ना कर जाऊं और बाद में फिर मुझे सुनने को मिले कि तुम तो आए नहीं थी, अब तुम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें भी पता चल चुकी थी कि होती हैं। तो मैं गई और मैं क्या, अगर कुछ ऐसा लगेगा ना तो मैं धीरे से मैसेज करूँगी, ये फ्लैट नंबर है और ऊपर आ जाना, और मैं कोशिश करूँगी कि दरवाज़ा ना ऐसा कुछ ऐसा खुला रखो जो भी है। तो वो बोले कि ठीक है, नीचे थे वो लोग। तो मैं गई और ऐसे ये ऐसे टेबल है और उधर ऐसे सर बैठे हुए और मैं ऐसे एकदम अपोजिट ऐसे बैठी। मैं कह गया सर बोलिए क्या था ये वो। तो बोले हाँ शिरीन ये है वो है। तो उसके जो स्टाफ थे, खाना बनाने वाले, चाय बनाने वाले, तो बोलता है तुम भी चले जाओ। फिर वो दूसरा आता है, फिर बोलता है तुम भी चले जाओ। तो उसने धीरे धीरे ना दोनों तीनों इंसान को भेज दिया उसने, और वो जैसे जैसे एक एक इंसान को भेज रहा था और मेरी धड़कन तेज हो रही थी तो मैं सोच में कही क्यों ऐसे कर रहा है ये। तो फिर जब मैं क्या सर आप सबको क्यों भेज रहे हैं, मैं क्या रहने दीजिए ना, अभी मुझे कुछ चाय वाय पीनी थी। मैं क्या अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मंगा लेंगे बाहर से, ऐसा कुछ उसने किया। तो मैं एकदम धक धक था, और मैंने इतनी देर में क्या किया कि उनको ना मैसेज डाल दिया, मैं कहा कुछ गड़बड़ है, और इतनी देर में अगर मैं नहीं आई नीचे तो मैं क्या ऊपर आ जाना, और यहाँ पे मामला मुझे पूरा गड़बड़ाया हुआ दिख रहा है। तो बोलता है अरे शिरीन तुम बैठो ना, ऐसे हाथ, बोलता है इधर दो हाथ। मैं ऐसे हाथ टेबल पे ऐसे रख के बैठी हुई थी मैं, तो वो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के थोड़ा ऐसे ऐसे करने लग गया मुझे। मैं बोल, मैं कहा सर आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या हाथ छोड़िए मेरा। कहता नहीं शिरीन आज तो मतलब अभी क्या बोलूँ He was like, oh my God. तो ऐसे ज़बरदस्त मैंने हाथ छुड़ाने लगी तो वो मेरा हाथ खींचने लग गया, और ऐसे 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 हमारा ऐसे खींचा तानी होने लग गया, और मैं चेयर पे से उठी और वो मुझे खींच रहा, और मैंने ऐसे दरवाजे का ये जो दीवार है ना कोना, मैंने ये कोना पकड़ा और हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ रहा था। और तो मेरे को ना ये सब मैंने मार्शल आर्ट वगैरह किया हुआ था जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी, तो मैंने एकदम से ऐसे झटका दिया, वो ऐसे लड़खड़ाता हुआ गिरा वहाँ पे, और मैं जल्दी से भागी, जूता हाथ में उठाया, दरवाज़ा खोल के प्र नीचे भागी, और जाके गाड़ी में बैठ के मैंने ठंडी सांस ली। तो ये वाकया मेरे साथ हुआ था, और सेम तरह का एक बार और सेम वाकया हुआ था जो मुझे छुट के भागना पड़ा था, जान मतलब इज्जत बचा के मुझे भागना पड़ा था। ये 2 वाकया हुआ था मेरे साथ। यानी इंडस्ट्री में यानी या तो अगर ये कंप्रोमाइज वर्ड नहीं यूज करके बाद में आपको कास्ट कर करके फिर अप्रोच भी, हाँ तो वो लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर आपको पहले आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ वाला काम नहीं है, साफ सुथरा काम है, लेकिन फिर बाद में आपको किसी तरह से झांसे में लेके या फिर बहला फुसला के कुछ लालच दे के, तो जो लोग मतलब झांसे में आने वाले होते हैं वो आ जाते हैं, और जिनको पता होता है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है तो वो लोग उनको जवाब दे देते हैं, या फिर वो प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाते हैं फिर। तो जो नई बंदी जो अगर आ रही हैं तो कुछ आप बताइए, आपने कौन सी ट्रिक अपना के या आपने किस आइडिया से काम किया, आप कैसे पहचानती थी कि इस तरह के लोग हैं तो हमें इनके साथ काम नहीं करना है, तो कुछ ऐसा टिप्स है या कुछ आइडिया है तो बताइए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों के अंदर जो है 6 सेंस ऑलरेडी होता है मर्दों को समझने का, कि अगर मर्द किसी तरह से देख भी रहा है ना, कौन से नज़र से दिख रहा है, तो लड़कियां पहचान लेती हैं। सबसे पहले आपको वो पहचान को अपने अंदर वो बढ़ावा देना है आपको, कि आप लोगों को पहचानते कैसे हैं। और कुछ बातों की ट्रिक होती है, एक्चुअली इन लोगों की क्या होती है ना, कुछ बातों की ट्रिक होती है। तो बातों में ना आपको ना पिघलना नहीं है,
जैसे बोले कि अरे शिरीन तुम मेरा ये पहला एक प्रोजेक्ट कर रही हो, तुम बस हम लोग साथ में मिलके परिवार होके एक मेंबर टीम बन के काम करते हैं और देखो हम लोग आगे क्या मतलब पहाड़ तोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, 30 मार खा बना देंगे, ऐसा इस तरह से स्टार बन जाएंगे हम लोग, तुमको स्टार बना देंगे, इस तरह की जो लोग भी बातें करें तो समझ जाइए कि आप शायद ही वो फिल्म भी कर पाए जो आपके हाथ में है। ट्रैप कर रहे हैं वो। एग्जैक्टली तो इस तरह की जो गोल मोल जो बातें होती हैं, बहुत जल्दी रिश्ता बना लेना, बहुत जल्दी आपको स्टार बना दूंगा, ये तो खैर बहुत पुराना ही डायलॉग है और लोग ये डायलॉग को तो समझते ही हैं, मुझे भी ये सुनने को बहुत मिला था। तो इन चीज़ों का, इन बातों का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है कि जब भी कोई बोले कि एक टीम बन के जो जेन्युइन तरीका होता है, जो जेन्युइन लोग होते हैं वाकई में जिनका एक नाम होता है और बहुत सारा काम किया होता है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। वो आपको बोलेंगे नहीं कि एक टीम वर्क करना है, वो ना आपको अपने आप आ जाएगा समझ में और आप खुद एक टीम की तरह जुड़ के काम करना शुरू कर दोगे। लेकिन सामने से जब आपको ना बोला जाएगा कि एक परिवार बन के काम करना है, हम एक टीम है, हम एक आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वहाँ पे समझ जाइए कि आपको रॉन्ग नंबर लग रहा है और आपको रॉन्ग नंबर में नहीं फंसना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी ये जो सोशल मीडिया है, अभी तो सोशल मीडिया का धूम मचा हुआ है, तो क्या सोशल मीडिया ने आपकी लाइफ में या आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाया है? सोशल मीडिया, ओ माय गॉड, सोशल मीडिया तो मैं किसी सोशल मीडिया में मैं बहुत फेमस, बहुत वायरल मेरे फेसबुक पे 2-4 वीडियो हुए थे जिसके 20-25 मिलियन गए थे, लेकिन मैंने उस वक्त उसको गौर नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा फालतू मानती थी कि हमारा पूरा फोकस होता था एक्टिंग पे, ऑडिशन पे, मिलना जुलना, काम लेना है, काम करना है, तो मैं बहुत हल्के में ले रही थी सोशल मीडिया को, तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाई, मैंने काम नहीं किया और इसलिए मैं उतने मिलियंस फॉलोअर्स जिनके आजकल मिलियंस फॉलोअर्स हैं उन्हीं को काम मिलता है। आज सोशल मीडिया की वजह से एक चीज़ पता क्या हो गया है कि जैसे अभी मैं एज एन एक्ट्रेस अभी इंडस्ट्री में मैं पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और मेरा एक प्रोफाइल बना हुआ है गूगल पे। आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे आप टाइप कीजिएगा शिरीन परवीन खान, चाहे या फिर आप किसी भी एक्टर का आप नाम, आपको तो खैर पता ही होगा, मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि आप गूगल पे जाके उन लोगों को खासकर बताना चाहती हूँ कि जो लोग सिर्फ फॉलोवर्स को फॉलो करते हैं एक्चुअली। आप गूगल पे जाइए, मेरा नाम आप सर्च कीजिए शिरीन परवीन खान, इसी तरह से किसी और भी एक्टर एक्ट्रेस का आप नाम सर्च कीजिए, तो वहाँ पे नाम सर्च करेंगे तो आएगा IMDb। IMDb होता है एज एन एक्टर, आप जब गूगल पे सर्च करते हो किसी का नाम तो IMDb पे गूगल प्रोफाइल होता है, उसको IMDb प्रोफाइल बोलते हैं, जो एक एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इनके ही प्रोफाइल होते हैं एक्चुअली, जो काम किए हुए होते हैं और वो अपने आप गूगल पे आता है। तो एज एन एक्टर तो मेरा प्रोफाइल बना हुआ है गूगल पे, लेकिन मसला अब यहाँ पे ये होता है कि मेरे फॉलोवर्स नहीं है अब। 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन मेरे फॉलोवर्स नहीं हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे फॉलोवर ना होने की वजह से आजकल जो चलन चल रहा है वो ये चल रहा है कि पूछते हैं कि शिरीन तुम्हारे कितने फॉलोवर्स हैं। मैं कह फॉलोवर्स से क्या लेना देना है, मैं एक्टर हूँ, मैंने काम किया हुआ है, आप मेरा प्रोफाइल उठा के देखिए, गूगल कीजिए मेरा नाम। तो बोलते नहीं, अभी वो सब IMDb काम नहीं करता है, अभी जिनके फॉलोवर्स होते हैं ना मिलियंस, वो भी मिलियंस, हाँ 2-4 हज़ार 20-30 हज़ार से भी काम नहीं चलता इनका। चाहे उन्हें एक्टिंग आए या ना आए, वो हाँ, जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं उनको एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि उन इतने फॉलोवर्स वालों को हम लेंगे तो उनका जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। वो एक्टिंग उसको आती है या नहीं आती है उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता। आजकल तो सिर्फ फॉलोवर्स वाले लोगों को पकड़ते हैं, और इस वजह से जो लोग जैसे हम जैसे जो लोग हैं, जिन लोगों ने पहले नोटिस ही नहीं किया कि ये वाकई में ये टिकटॉक या फिर रील्स वगैरह पे अपने को काम करना चाहिए, वक्त देना चाहिए, कंटेंट बनाना चाहिए, तो हमने जो नहीं किया है, हम अपना जो रियल जो हमने काम किया हम उस पर ही निर्धारित रहे, और हम बाकी आगे काम के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहे, कोशिश करते रहे। तो हम लोग का अभी मिलियंस फॉलोवर्स नहीं है, तो हम एक्टर भी नहीं है अब।
यानी आपके कहने का मतलब है कि एक प्रोड्यूसर को या एक डायरेक्टर को उन्हें अब वो एक्टिंग परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, अगर उनके कैरेक्टर में शिरीन फिट हो रही है, राइट, बट वो उन्हें वो लेना देना नहीं है। अगर कोई ऐसी लड़कियां हैं जो फ्रेशर भी है और उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, एग्जैक्टली, या वो जानते नहीं है अबाउट एक्टिंग या उन्हें वो स्किल नहीं आती है, बट वो उन्हें वो कास्ट कर ये लेंगे। कैमरा के सामने कैसे खड़े होना है, आपका मार्क क्या है, डायरेक्टर क्या बता रहा है, असिस्टेंट आपको क्या बता रहा है, आपको गाइड कर रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो अपने एटीट्यूड में होते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास मिलियंस फॉलोवर्स है, यू नो। इट्स लाइक दैट। तो वी आर नॉट मिलियन फॉलोवर्स वाले हम लोग तो नहीं हैं, तो इसलिए अभी उस वजह से हमें दिक्कत कठिनाइयाँ आती हैं। फॉलोवर्स ना होने की वजह से, मिलियंस फॉलोवर्स ना होने की वजह से हमें काम मिलना बहुत कम हो गया है, क्योंकि सबसे पहले सवाल यही होता है लोगों का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर है और जो इंस्टाग्राम टिकटॉक के वजह से बहुत लोगों ने जो सेंसेबल जो इन चीज़ों को लिया, तो वो लोग वाकई में एक्टर हैं। कुछ लोग हैं, मतलब कि नहीं चुने हैं, एक्टर बन गए हैं, मतलब बाद में थोड़ा बन गए, लेकिन बाकी के कोई बने नहीं है। बस आप मटकिए, आप ये दिखाइए, स्टाइल दिखाइए, हेलो गाइस व्हाट्सअप, बस आप ये बोलिए और फैशन करके आ जाइए और आपके आगे मिलियंस फॉलोवर्स और आप बन गए टिकटॉकर और रील्स वाले, इंस्टाग्राम वाले। देखिए जो स्टार। ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, शिरीन परवीन खान का भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, एक्टर शिरीन के नाम से, एक्टर शिरीन परवीन के नाम से है। आप जाइए, सर्च कीजिए और इनकी परफॉर्मेंस देखिए, रियल एक्टर है। हाँ, मैंने अपना थोड़ा रील वील बनाना शुरू किया है, थोड़ा फोटो वोटो डालती रहती हूँ, तो अब मैं एक्टिव हो गई हूँ। मैं अभी कुछ दिनों से, मतलब कुछ महीनों से अभी मैं एक्टिव हूँ। अब मुझे भी पता चल गया है कि फॉलोवर्स बहुत ज़रूरी हैं, हमें कौन लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। तो अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ। सो लेट्स सी, आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारे मिलियंस फॉलोवर्स हो जाएं, और जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिएगा, एक्टर शिरीन इंस्टाग्राम। एक्टर शिरीन के नाम पर इनका इंस्टाग्राम एंड प्रोफाइल, राइट, फेसबुक है। यप। आप जाइए, देखिए और इन्हें भी मिलियंस में दीजिए फॉलोवर्स ताकि ये भी। शुक्रिया प्रिंस। चलिए, इसी बात पे चलते चलते एक हंसी वाली बात हो जाए। आपने मुझे बताया था कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री से शुरुआत की है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो अगर आपको कोई एक डायलॉग याद हो भोजपुरी का तो मैंने एक फिल्म की थी पटना में, जिसका नाम था कालिया मूवी। अमिताभ बच्चन वाली कालिया नहीं। मैं वही, मेरा दिमाग उधर ही जा रहा था। हैदर काज़मी की। तो मैंने उसमें एक ठकुराइन का किरदार निभाया था, जो गांव का जो ये प्रधान होता है उसकी मैं वाइफ होती हूँ, और बहुत बदमाश होता है, जो कहानियों में होती हैं गांव के, किस ठाकुर ने सबका ज़मीन और ये सब हड़प लिया, सबसे नाम करवा लिया, तो उस तरह का था। और वो बहुत ही सब पे जुल्म करता था। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में मैं क्लाइमेक्स का एक डायलॉग बताती हूँ आपको। क्लाइमेक्स में ये होता है कि हीरोइन जो होती है फिल्म की, हीरोइन थी उसमें अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह जो भोजपुरी की जो एक्टर हैं, और उनके जो पापा हैं विपिन सिंह, वो इंस्पेक्टर बने थे, और हैदर काज़मी उसमें हीरो थे एक्चुअली। तो क्लाइमेक्स में हीरोइन जो है मेरे हस्बैंड को जला रही होती है, एकदम चिता पे लिटा के। अच्छा। हाँ, और मैं जो है, पूरा गांव वहाँ पे इकट्ठा होता है और मैं भी वहाँ पे खड़ी रहती हूँ, और मैं उसको जलते हुए देख के अंदर ही अंदर बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि उसने मेरे को भी बहुत सताया है, हमेशा दबा के रखना, डांट के रखना, मार के रखना। तो इस तरह का वो कैरेक्टर था। तो मैं तो खुश हो रही हूँ अंदर कि अच्छा हुआ कि जला रहा है इसको। तो वहाँ पे मुझे मेरा हस्बैंड वो बोलता है ठाकुर कि हमरा के बचा ला, हमरा के बचा ला। क्या मेरा नाम पार्वती समथिंग कुछ ऐसा था, हमरा के बचा ला, हमरा के बचा ला पार्वती, इस तरह से करता था। तो वहाँ पे मेरा एक डायलॉग था एकदम बहुत खतरनाक ऐसा। मेरे हाथ में जो है सबके ज़मीन का पेपर होता है, और मैं उस पेपर को ऐसे करके फाड़ती हूँ, और वहाँ पे मेरा डायलॉग आता है कि जे मर्द अपने मेहरारू के इज्जत ना कर सकेला, ओकरा के जीने के कौनो हक नहीं खे। ये डायलॉग, क्या बात है, क्या। और ये डायलॉग होता है, और वो चिता में आग लगा देती है, और भाई सब खुश हो जाए, हैप्पी एंडिंग। फिटनेस और मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपने उतने साल से, मैं आपको पहले
आई थिंक हम लोग बहुत दिन पहले से मैं आपको देख रहा हूँ, और साल अभी भी बोलिए, नहीं, दिन नहीं। बहुत सालों से साल देख रहा के 12 महीने। तो किस तरह से आप अपनी फिटनेस को और मेंटल हेल्थ को किस तरह से मैनेज करती हैं आप? मैंने बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये बात मुझसे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, और माशाल्लाह मैं इस चीज़ की बहुत ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ, और अपने इसके लिए कि मैंने अपने आप को बिगड़ने नहीं दिया है एक्चुअली। तो मेरी जो मेरा जो पास्ट है, मेरी जो जितनी भी जो गलत चीज़ें हैं, जो मेरे को जिन चीज़ों ने जिस वक्त ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, जिन लोगों ने तकलीफ़ पहुंचाई है, मेरे साथ जो जो भी गलत हुआ है, या फिर बहुत स्ट्रगल में मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं जो संभाल पा रही थी, और ज़्यादतियाँ हुई हैं, या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं, मैंने अपने लाइफ से ना वो सारी निगेटिव चीज़ों को निकाल के मैंने छू कर दिया है। ठीक है, अब नया क्या, प्रेजेंट में क्या। तो अब मैं क्या करती हूँ कि बुराई जितनी भी थी पुरानी, मैंने अपने अंदर से दिमाग से सब निकाल के रख दिया है, और जो भी नया और प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं, मुझे वो चीज़ जीना है और मुझे वो करना है। और दूसरा, मैं अपने आप को फिट रखती हूँ इसलिए क्योंकि मैं अभी सुबह मैं मैंने पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं फ्री वर्कआउट में जूहू बीच पे करती थी मैं। फिर मैंने मार्शल आर्ट्स सीखा, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, फिर मैंने योगा सीखा। तो अभी मैं वापस से जो है अपना सुबह उठती हूँ 7 बजे, और 7:45 बजे 7:30 बजे मैं निकल जाती हूँ, और अपना 2 घंटे का वर्कआउट करती हूँ, योगा करती हूँ, घर आके आराम से फ्रेश होके उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करती हूँ। और कहते हैं ना कि आप जब आपके लिए जब कोई कुछ बोलता है ना, तो आप ना दिल में मत रखो। आप किसी की बातें अगर आपको लग गई हैं ना, एक्चुअली किसी की बुरी बातें लग गई हैं या छू गई हैं, आप उसको दिल में रखो ही मत। आप एकदम अपना स्मूथली अपनी ज़िंदगी जियो। आप उस पे दिमाग मत लगाओ कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा बोल गया, अरे मैं तो ऐसी हूँ नहीं, मैं ऐसा तो था ही नहीं। जाने दो, बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपने आप को देखिए, अपने आप को तराशिए, और अपने आप को सिर्फ बेटर बनाने की कोशिश में लगे रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने आप को अपने काम में बिज़ी रखिए। वाह, क्या बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई जी। कि अगर जिन्हें पहुंचना है अपने मकाम पर, तो बोलते हैं रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर आते रहेंगे, आप उसको फोकस मत कीजिए, आपको अपने गोल पर, अपनी अचीवमेंट पर फोकस कीजिए, और जो आते रहेंगे वो आते जाते ही रहेंगे। आपने तो इतना काम किया है, क्या आपको कभी कोई बड़ी फिल्म के लिए अप्रोच किया गया एज एन एक्ट्रेस, और आपको बोला गया, आश्वासन दिया गया कि हाँ आप हो इस फिल्म में, और आपने शिद्दत से जो है उनको टाइम दिया, समय दिया, और अचानक कुछ दिन के बाद पता चला कि आप तो है ही नहीं, फिल्म शूट हो रही है? दुखती रख पे हाथ रख दिया आपने। अच्छा अच्छा, तो है। ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चीज़ है। एक बड़े प्रोडक्शन, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बड़ा प्रोडक्शन जिसके 3-4 सीरीज बन चुके हैं, 1 2 3 4, तो वो 4th वाला चल रहा था जब, तो किसी ने एक्चुअली फ़ोटो भेजा था मेरा, तो उनको जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जैकलीन कि जैसा फेस मेरा ऐसा रिजेंबल मैं करती हूँ, तो उस फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस थी, और उसको रिप्लेस करके समथिंग कुछ तो हुआ था डायरेक्टर का उसके साथ। ब्रेकअप हुआ था या झगड़ा हुआ था, जो भी हुआ था। तो वो जैकलीन वाला फेस देख के ना, सिर्फ उस डायरेक्टर ने मुझे बुलाया था कि जैकलीन से ब्रेकअप हो गया तो मुझे एक दूसरी जैकलीन मिल गई है, तो ये करके बुलाया था। और वो 4th सीज़न शुरू होने वाला था एक्चुअली उस फिल्म का, और उसके लिए कास्टिंग के लिए मुझे बुलाया उन्होंने, और अपने घर पे बुलाया था। तो मैं बहुत खुश होकर गई थी। मैं क्या, वाह, मतलब इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में फाइनली मुझे कुछ मिल रहा है अच्छा बड़ा, जो मैं चाहती थी एक्चुअली। तो मैं बड़ी खुश होकर मैं वहाँ पे गई, और जब मैं वहाँ पे गई थी तो उनका जो रवैया था एक्चुअली एक बहुत ही ऊट-पटांग अटपटा सा था, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी कि वाकई में ये जो ऐसे लोग हैं, इनका तौर तरीका ये ऐसा होता है क्या। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड एक्चुअली।
बट जो भी है, तो पहली मुलाकात हुई। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, इस फिल्म में तुम जो है कर रहे हो, आप जो जैकलीन का किरदार था वो आप करोगे आप। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने आके घर पे अपने एक ख़ास फ्रेंड से मैंने डिस्कस भी किया। मैं कहा देख ऐसे ऐसे हैं, तो अब तो फाइनली मैं मिल ली हूँ। मैं कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर मुझे नहीं घुमा रहा है कि मैं मिलवाने वाला हूँ या मिलाऊंगा। मैं भाई मिल के आई हूँ और उसने वापस मुझे बुलाया भी है। तो बोलते अरे भाई, तो तेरे तो अच्छे हो गए। मैं क्या, तो उसने दोबारा भी बुलाया और दोबारा बुला के मुझे पूरा जो है सो ये बोला कि आप इस फिल्म में हो, आप काम कर रहे हो और अभी तुम और कुछ नहीं करोगे। बड़े प्रोडक्शन हाउस का एक ये भी तो एक क्यों होता है ना इनका कि भाई आप, अगर मैंने आपको साइन कर लिया है इतने महीने के लिए, आप कहीं और काम नहीं करोगे आप। तो आई सेड ओके, मुझे ज़रूरत क्या है एक्चुअली, अगर मुझे इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से मुझे काम करने को मिल रहा है। तो 3 बार गई मैं, 4 बार गई मैं, और बाकी चीज़ें वहाँ पे मेरे साथ क्या क्या हुई हैं एक्चुअली, तो खैर मैं अभी कैमरे पे नहीं बता सकती हूँ। और फिर थोड़ी दिन के बाद मुझे पता चलता है कि वो लंदन में शूट हो रहा है और वो चला गया। अच्छा, वो प्रोजेक्ट शूट हो रहा है आप हाँ, आपके जिस बिना? प्रोजेक्ट में के लिए मेरे से वादा किया गया, वादा मतलब वादा किया गया कि तुम हो, तुम्हारे बगैर ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जैकलीन के इस second वैसा लेना copy ही है। था एक्चुअली। जैकलीन नहीं तो जैकलीन जैसी समथिंग। तो मुझे इतना शौक लगा कि इतना जो वादा किया था, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ वहाँ जाना मैंने बंद कर दिया था। नो ऑडिशन, नो मीटिंग्स किसी और के साथ। और मैं क्या, ये बंदा कैसे छोड़ के चला गया मुझे और मेरे को खबर भी नहीं लगने दी मैं क्या। तो मैंने उसको इमीडिएटली तुरंत फ़ोन किया, मैसेज किया। पहले फ़ोन किया तो नहीं उठाया, मैंने मैसेज किया मैं कैसे ऐसे। तो फिर बोलता है हाँ मैं कॉल करता। फिर उसने फ़ोन पे बात भी किया उसने, और उसने बोला कि शिरीन मैं अभी लंदन में शूट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए वहाँ मुंबई में शूट है, वहाँ पे पहले करूँगा, फिर मैं तुम्हारा फिर बाद में यहाँ पे है लंदन या अमेरिका समथिंग। तो उस वक्त भी मेरे को भी उसमें रखा कि हाँ, उस टाइम भी वो झूठ बोल रहा था? उस टाइम पे भी वहाँ लंदन में बैठ के भी मुझसे झूठ, कम से कम यही बोल देता कि हाँ भाई ठीक है, अब तुम नहीं हो फिल्म में। वहाँ पे भी वो मुझे बोल रहा है कि नहीं तुम हो, तुम कर रही हो, मैं आ रहा हूँ, तो मैं 20 के बाद आऊँगा तो मैं तुम्हारा शूट लगाऊंगा मैं। तो फिर मैं शांत हो गई, फिर मैं शांत होके बैठ गई। और मैं थोड़ी दिनों के बाद ही क्या सुनती कुछ ओह माय गॉड, ये वाकया हुआ, ये बातें हुई हमारी मेरी उसकी। तो क्या 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 सुना आपने थोड़ी देर के बाद? वो तो बताइए। बोल दूँ? पता नहीं कि समझने वाले लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, समझ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो कुछ दिनों के बाद मुझे खबर ये आती है कि उस फिल्म से उस डायरेक्टर को निकाल दिया गया, चलती हुई फिल्म से। अच्छा, डायरेक्टर ही आउट? डायरेक्टर आउट। कुछ फिल्म का हिंट्स भी दे दीजिए। पता तो चले। कुछ बाला बाला करके कुछ तो। मैं तो समझ गया, ऑडियंस भी मुझसे ज़्यादा तेज है, शायद वो समझ गया। बाला बाला कोई गाना था उस फिल्म का, थोड़ा इतना ही याद है मुझे, बाला बाला, और बाकी नहीं। वो डायरेक्टर को ही बीच चलती हुई फिल्म से डायरेक्टर को आउट कर दिया, और वो इंडस्ट्री में भी बैन हो गया है वो इंसान। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उससे पहले पता नहीं किन लड़कियों की उसको हाय बददुआ लगी या नहीं लगी, मेरी हाय तो बहुत ज़ोर से लगी उसको। इसलिए मेरी हाय से बच कर रहना। अच्छा, आप शायरी भी बहुत अच्छा करती हैं, अगर कुछ है तो सुनाइए कुछ हमारे ऑडियंस के लिए। शायरी वैसे तो मतलब वैसे तो शायरी उतनी आती नहीं है ज़्यादा मुझे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जब मैं सुनती हूँ तो जो वाकई में दिल को छू जाती हैं और रिलेट करती हूँ अगर मैं जिस चीज़ से, जिस लाइन से, तो उसको महसूस करके उसको याद कर लेती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ बताइए। तो यूँ कहा है इरशाद हो। कि झूठों की महफिल में, झूठों की महफिल में मैं सच बोल बैठा। क्या बात है। झूठों की महफिल में मैं सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था, मैं अपने जख्म खोल बैठा। क्या बात, क्या शुक्रिया। समझने वाले समझ गए होंगे। एग्जैक्टली, शायद पता नहीं जिस पे भी कटाक्ष है
ये कटाक्ष माने जिस पे भी डाला है, शायद वो समझ जाए तो अच्छी बात है। आपके हिसाब से किसी मॉडल या एक्ट्रेस में क्या खूबी होनी चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये मैंने खुद पे जो काम किया है और खुद मैं जितना जानती हूँ कि जब इंसान को एक एक्टर सबसे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है एक्टर बनना या कैमरे के सामने इतने लोगों के सामने एक्ट करना, बड़ा मुश्किल काम होता है, हर कोई फेस नहीं कर पाता। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है ना, कि आपको ना सिर्फ वो जो एक घोड़ा होता है ना, जो उसको दोनों साइड पे ऐसे कुछ लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और वो उसको क्या काम होता है, उसको एकदम ऐसे सीधे देखना है, एकदम सामने देखना है आपको। सामने आप मिरर के सामने खड़े हो, आपको कौन दिखेगा? आप कैमरे के सामने खड़े हो, कौन दिखेगा? आपको सिर्फ आप दिखोगे। तो आपको ना सिर्फ अपने आप पे काम करना है, अपने आप के लिए सोचना है, और उसी बात को दिमाग में रखना है। मैंने इस चीज़ को कहते हुए शाहरुख खान तक को मैंने सुना है कि शाहरुख खान से भी आज जब कोई एक सवाल करते हैं कि आपके ज़िंदगी में किसी के कहने, बुरा कहने या फिर अपने सफलता का आपका राज क्या है, क्या किया है आपने, उनका भी यही जवाब होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ अपना काम कीजिए, अपने आप पे फोकस रखिए और सिर्फ वही करते रहिए, आपको कुछ और नहीं करना है। और आपको सिर्फ ऐसे रहना है, आपके दाएं बाएं आजू बाजू आपको कौन क्या गलत ठहरा रहा है या सुना रहा है या बता रहा है, आपको उधर दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको उधर सुनना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप पे ही काम करना है और अपने लिए काम करना है। देखिए सफ़र, ज़िंदगी और मंजिल जो है ना बहुत आसान हो जाएगी इस तरीके से। यही फंडा है और कुछ नहीं फंडा है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि इंडस्ट्री में दो तरीके हैं फेम करने या आने के, कुछ सही रास्ता है, कुछ गलत रास्ता है। तो क्या यानी कौन सा रास्ता आपके हिसाब से सही है, या फिर दोनों रास्ते सही है? अपने अपना सोच, आपका पीओवी क्या, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये जो दो रास्ते हैं ना, एक्चुअली ये दोनों रास्ता डिपेंड करता है आपके चूज़न पे, है ना, कि आप क्या चूज़ करते हो। जो गलत रास्ता इन द सेंस कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आप जा रहे हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में आके आप कहीं और भी चले गए हो, कुछ और काम भी कर रहे हो। सही भी चूज़ करना आप ही का काम है, लेकिन सही को चूज़ करने के लिए क्या होता है कि आपको बहुत लंबा समय लगता है, और गलत को चूज़ करने के लिए आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। इंडस्ट्री में जो एक फैलाया हुआ है, एक अफवाह जो फैलाई हुई है लोगों के दिमाग में, जैसे कि हमारा होम टाउन है, आपका होम टाउन है, उनका होम टाउन है, सबका होम टाउन। तो ऐसे जो छोटे शहरों के जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से हैं, उनके दिमाग में कि यार ये तो बॉलीवुड है इंडस्ट्री, यहाँ पे तो हर वक्त सब एक दूसरे के साथ ऐसा वैसा, उनका चक्कर ये वो चलता रहता है, चलता होगा। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडस्ट्री में देखो, मैं भी इतने सालों से हूँ, और ज़बरदस्ती तो देखो कोई किसी के साथ नहीं करता है। आपको एक ऑफ़र आता ज़रूर है, लेकिन आपको काउंटर करना है ना। काउंटर करना, यानी आप अपना रास्ता खुद चुन सकती हो, सही या गलत। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, और मुझे लगता है कि अगर जिसको लग रहा है कि हाँ ठीक है, अगर ऐसे करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, और अगर कंफर्टेबल है, तो मुझे लगता है कि कोई शायद दिक्कत नहीं है। कुछ नई लड़की जो कुछ आपसे आने वाली अपकमिंग जो लड़कियां हैं जो ये इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, अगर आप उनको कुछ मैसेज देना चाहती हैं या कुछ बताना चाहती हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं, तो आप बताइए। आज मैं ख़ास करके लड़कियों को, खैर मैं अभी लड़की हूँ तो जाहिर सी बात है, मैं ख़ास करके लड़कियों को इसलिए बताना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी कि आपके साथ, आप घर पे हो, आप बाहर हो, आप ऑफिस में हो, आप रास्ते में हो, आप ट्रेन में हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, आपके साथ कोई बदसलूकी करता है, आपको कोई दबाने की कोशिश करता है, तो आप अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। आप अपनी आवाज़ बुलंद रखिएगा और अपने हक के लिए हमेशा लड़ते रहिएगा। हर किसी से लड़ना है, आपको अपने घर में लड़ना है, पड़ोस में लड़ना है, अपने दोस्तों के साथ लड़ना है, आपके काम के फील्ड में लड़ना है, आपके हक के लिए।
लेकिन आपने अपनी आवाज़ कभी दबने नहीं देनी है और अपने हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहिए। आज अगर हम अपने लिए आवाज़ उठाएंगे तो आगे की पीढ़ी भी हमारे जैसी अपना हक मांगने वाले बनेंगे एक्चुअली। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को कभी भी दबने मत दीजिएगा और अपनी आवाज़ और अपने हक के लिए हमेशा लड़ते रहिएगा। इन्होंने जो बोली बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अपने हक के लिए तो लड़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तो आपसे इंस्पायर होकर के आने वाले जनरेशन वो फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे। बिल्कुल। एक सवाल जो आपसे कोई पूछता ही नहीं लेकिन आप बताना चाहती हैं। इस सवाल का जवाब मैं 2 लाइन में कहना चाहूँगी, लेकिन उसकी जो गहराई है ना उसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आप लोग भी, मैं 2 लाइन में इस सवाल का जवाब दे रही हूँ, गहराई में उतरिएगा थोड़ा। कि हंसना हंसाना तो हुनर है मेरा, कि हंसना हंसाना तो हुनर है मेरा, मुझे वहाँ से पढ़ो जहाँ से मैं खामोश हूँ। क्या बात है, क्या इस लाइन की वजह ये है कि जो मेरा हंसमुख, जो मेरा ये एक नेचर है, जो जिस तरह से माशाल्लाह ऊपर वाले की बहुत बड़ी दुआ है कि मैं अपने आप को उस तरह से रखती हूँ, हंसते मुस्कुराते रहती हूँ, सबसे बड़े पॉजिटिव फीलिंग के साथ मैं मिलती हूँ, सबको मिल के देख के बड़ा अच्छा लगता है। बहुत लोगों का मुझसे ये मतलब रिएक्शन आया है कि शिरीन वाकई में तुम 10 मिनट भी अगर कोई बैठ जाता है साथ में तो बोलते हैं अच्छा फील आता है, पॉजिटिव, हंसते रहता है, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। लोग मुझे ये समझ लेते हैं कि नादान है, ना समझ है ये, इसे दुनिया और दुनियादारी का तो पता ही नहीं है, और ये समझ के मुझे बरगलाने की कोशिश करते हैं लोग, और बच्चा समझ बैठते हैं। उनको पता नहीं है, मैंने दुनिया देखी है, मेरे मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारी चीज़ें और बहुत एक्सपीरियंस छुपा हुआ है जो लोगों को पता नहीं चलता है। अच्छी बात है, नादान समझेंगे तो अपनी बदमाशियां सामने रखेंगे मेरे, तो मुझे पता चलेगा कि वो कैसे हैं, तो इसलिए मैं ऐसी रहती हूँ। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। शिरीन, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आपने कभी क्यों नहीं, पहले तो आप गुनगुनाइए कुछ कुछ। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। सुहाग मेरा मचल रहा है, यहीं जीऊंगी, यहीं मरूंगी, यहीं मरूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, मैं रो पड़ूंगी। मेरा ये फेवरेट गाना है पुराना, तो मैं क्या करूं। आपकी अदाओं के तो दीवाने हो गए हम। शुक्रिया। शिरीन जी, आप आई, बहुत अच्छा लगा, फिर ज़रूर मिलेंगे हम। और ऑडियंस फॉलो जो बता इंस्टाग्राम पर एक्टर शिरीन के नाम पर जो है इनका इंस्टाग्राम आईडी है, राइट। आप जाइए, देखिए, फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया मेरे प्रमोशन करने के लिए प्रिंस। ठीक है, चलते हैं, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ समय दिया। बहुत शुक्रिया प्रिंस, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे, और मैं चाहूँगी कि आप मुझे बार बार बुलाएं और मैं बार बार आती रहूं, और ये थोड़ी खट्टी मीठी बातें होती रही हमारे। बहुत शुक्रिया। तो ये थी एक्ट्रेस शिरीन परवीन खान। हम नए एपिसोड में किसी नए चेहरे के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।